वैसे ही हम जो है वो कर लेते हैं अभी स्टार्ट में, ताकि हमें आपसे कुछ करते हुए जो है वो इजी हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट हम कर लेते हैं एक्शन पोटेंशियल के टॉपिक से। एक्शन पोटेंशियल को पहले देख लेते हैं। हिस्टो नहीं, हिस्टो मैंने आपको कहा था कि हिस्टो जब साथ में सबकी चल रही होगी तो तभी हिस्टो करेंगे, क्योंकि फिर इंटीग्रेटेड रहेगा इस तरह। नहीं तो फिर आप 2 दिन बाद हिस्टो उधर कर रहे होंगे, सेल्फ जॉर्ज इधर कर रहे होंगे, तो कोई वो पता नहीं चला होगा। अभी ठीक है आवाज? तो हिस्टो इसलिए नहीं करवा रही कि जब आप जिस दिन रफी की हिस्टो करें, जिस दिन आप नसीम शहजाद से करें, ताकि आपको याद भी तो हो कुछ। बात पर रिपीट होती हैं चीजें तो फिर याद हो जाता है कुछ। और इसलिए सेल्फ फिजियोलॉजी के मंडे, कल और मंडे को तो बाकी सब ने भी आपको सेल्फ फिजियोलॉजी करवानी ही है, तो इस तरह आपकी सेल्फ फिजियोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। तो वो आसानी होगी। अगर मैं हिस्टो करवा दूँ सेल्फ फिजियोलॉजी, तो दो दो चीजें अलग अलग याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। ओके। अच्छा चले, सही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल का आप लोगों को पहले भी कोई नो हाउ होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें आप लोगों को ओवरव्यू ही देना है एक किस्म का, ठीक है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है जो कि हम काउंट डाउन करते हैं नर्व्स के अंदर, हार्ट के अंदर। और जो हमारे पास एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो हम सीवीएस में करेंगे, वो जो डिफरेंस आता है वो उसमें करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो एक्शन पोटेंशियल है जो नर्व्स के अंदर है वो यही एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब इस एक्शन पोटेंशियल का क्या है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -55 ये जा रही है, ठीक है। ये नीचे वाली लोअर पोटेंशियल होती है। इनिशियल स्टिमुलस आता है, सम सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। तो जब सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो वो डीपोलराइजेशन की स्टेट क्रिएट करती है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ये डीपोलराइजेशन स्टेट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से डीपोलराइजेशन स्टेट में जाता है, जहाँ पे सोडियम चैनल्स इन ओपनिंग होती है और इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम होता है, ठीक है। अंदर की तरफ सोडियम सेल के अंदर आने लगता है। फिर ये हमारे पास जो है ये प्लेटो फेज होती है, ठीक है। इसमें इसने प्लेटो फेज को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन याद रखिएगा ये जो प्लेटो फेज है इस पे कैल्शियम और पोटाशियम दोनों का रोल होता है। क्या कि कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ आ रहा होता है, जो पोटाशियम है दैट इज गोइंग आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्लेटो फेज में ये सब कुछ होता है। Then this is the repolarization state. सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पता नहीं कोई इशू है। अच्छा, तो रिपोलराइजेशन स्टेट के मुताबिक क्या है कि अच्छा, तो अभी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है मैम। आ रही है मैम। ओके। वो बीच में पता नहीं लैपटॉप को एकदम से वो स्क्रीन आउट किया था उसने। चलें, अच्छा ये देखें कि जो थर्ड ये रिपोलराइजेशन स्टेट है इसमें क्या है कि सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड होते हैं, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और पोटेशियम ई फ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है। एंड देन दिस द हाइपोपोलराइजेशन स्टेट, जहाँ पे सम पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन रहते हैं, ताकि पोटेशियम जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड है वो इक्वल हो सके। एंड देन द membrane attains again the resting membrane potential, यहाँ से hyperpolarization state से again resting membrane potential तक वो अचीव कर लेता है अपना पाथवे। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हमारे पास कैसे आते हैं? हमारे पास एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि अगर मैं पूछूं कि सोडियम हमारे पास है ही नहीं है तो क्या होगा? नो एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नॉर्मली अगर हमारे पास ऑप्शन ये दी जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट टू अटेन द एक्शन पोटेंशियल, टू अटेन द एक्शन पोटेंशियल, तो उसके अंदर ये पोटाशियम होगा। क्यों? अगर पोटेशियम नहीं होगा
तो पोटाशियम हाइपरपोलराइजेशन स्टेट को कंप्लीट नहीं करेगा, जिसकी वजह से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल के लिए हमें ये पोटाशियम चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ मैं सोडियम के बारे में लिखूं, मैं स्टेटमेंट में ही लिख दूं कि सोडियम अगर ना हुआ तो क्या नहीं होगा, तो सोडियम भी अगर ना हुआ तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट में ये लिखूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एंड द एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड, तो फिर वो पोटाशियम की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम में हाइपरपोलराइजेशन स्टेट को कंप्लीट करना होता है, और वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये चला जाता है, एंड देन द अदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स। तो जब भी जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल की बात आएगी तो पोटाशियम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रीवियस स्टेज, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं कि सोडियम अगर ना हुआ तो क्या नहीं होगा, तो उसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये दो अलग एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं कि हाइट और इंक्रीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल किससे होता है। ठीक है, तो आप लोग एक इस तरह का जो है वो टेबल सा ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक टेबल आप ड्रॉ करें इस तरह का। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ कर। अब इसमें ऐसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लिखें हाइपो। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लें हाइपो। ठीक, अब यहाँ पे आप जो है वो हाइपो के साथ लिखें कैल्शियम, और यहाँ पे पोटाशियम। ठीक है, यहाँ पे पोटाशियम लिखें ऊपर, और यहाँ पे नीचे लिखें कैल्शियम। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद अब आप साइड पे लिखें, ये ऊपर की जगह है तो यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज लिखें ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे लिखें एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लिखें कैल्शियम के साथ डायस्टोलिक अरेस्ट। यहाँ पे लिखें डायस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे पोटाशियम के साथ लिखें सिस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, सही है, ये सब लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक पीक बना लें, पीक बनाएं और बीच में लिखें सोडियम। फाइन, इसको ड्रॉ कर लें एक दफा अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये जो मैंने आपको टेबल बनाया ये एक्शन पोटेंशियल के एमसीक्यूज ही हैं। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी इज मैम इंक्रीज, लास्ट वाला पॉइंट। excitability is increased when calcium is hypo and potassium is hyper। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी तब इंक्रीज होगी जब कैल्शियम हाइपो में होगा और पोटेशियम हाइपर में होगा, और इसी तरह एक्साइटेबिलिटी तब कम होगी जब पोटेशियम हाइपो में होगा और कैल्शियम हाइपर में होगा। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी के साथ याद रखना है कि ये होगा। ठीक है, कैल्शियम के साथ डायस्टोलिक अरेस्ट आएगा और पोटाशियम के साथ जो है वो सिस्टोलिक अरेस्ट आएगा। ठीक है, कैल्शियम जब भी जो है वो हाइपो में है या डिक्रीज है, दैट इज द डायस्टोलिक अरेस्ट, एंड पोटाशियम के साथ है सिस्टोलिक अरेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इससे याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर के अंदर, अगर पोटाशियम ज्यादा है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है, और अगर कैल्शियम कम है तो कैल्शियम ज्यादा है तो एक्साइटेबिलिटी कम है। ये दोनों चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ हाइपर एंड हाइपो में एक्साइटेबिलिटी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यही है, अगर कैल्शियम कम है और डायस्टोलिक है तो पोटाशियम ज्यादा होने पे भी डायस्टोलिक ही है, लेकिन कैल्शियम के साथ पूछेंगे तो डायस्टोलिक, इन पोटाशियम के कम होने के साथ तो सिस्टोलिक है। ठीक है, उसके बाद ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर मैंने पीक बनाई है, तो इंक्रीज और हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज बाय सोडियम। ठीक है, जनरेशन टू स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल या जनरेशन इज बाय द पोटाशियम, क्योंकि इसने हाइपर पोलराइजेशन स्टेट को कंप्लीट करके नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। ठीक है,
तो ये चीजें याद रखनी है कि इंक्रीज इन हाइट बाय द सोडियम एंड हाइट एंड टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इज पोटाशियम। और अगर सोडियम का अपना एक काम पूछा जाए तो इससे भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं होता, अगर सोडियम इटसेल्फ इन द सेल ना हो तो। ठीक है। उसके बाद प्लेटू स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कैल्शियम आपको मिलता है। ठीक है, कैल्शियम अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो प्लेटू स्टेज इज विद द कैल्शियम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। और ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो कि इधर ही मैं आपसे डिस्कस किए हैं कि ये इस तरह एमसीक्यूज इसके आएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल के इसके अलावा मैम, जी। ये जो सोडियम इंक्रीज होगा, लाइक तो उसमें एक्शन पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नहीं, जैसे हाइट सोडियम आपने जो ऊपर लिखा होती है है। उस पे। सोडियम जो है वो हाइट इंक्रीज करती है। ठीक है, हाइट सोडियम जितना ज्यादा होगा उतनी एक्शन पोटेंशियल की हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक हो गया। सही है, एक्शन पोटेंशियल समझ आ गया ना। एक्शन पोटेंशियल के यही एमसीक्यूज हम्म। आते हैं और इसी के गिर्द आपसे एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, और कोई इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम मैम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप एक्शन पोटेंशियल तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ मैम इसके मेन पॉइंट्स आप प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। हमारा पिछला लेक्चर थोड़ा लेट खत्म हुआ है तो हमारा स्टार्ट में थोड़ा मिस हो गया। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। ओके, मैं कर देती हूँ। मेन पॉइंट्स मुझे ये थे कि अगर फर्स्ट डिपोलराइजेशन स्टेट में यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और जो सोडियम क्लोजिंग चैनल्स हैं या सोडियम नॉन एक्टिवेटेड जो चैनल्स हैं, इनएक्टिवेटेड चैनल्स हैं, वो बंद होते हैं और एक्टिवेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिपोलराइजेशन स्टेट सोडियम के इनफ्लक्स से होता है, प्लेटू स्टेट विद द कैल्शियम इनफ्लक्स और पोटाशियम इफ्लक्स से होता है। रिपोलराइजेशन में पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा होता है मेनली, और हाइपरपोलराइजेशन में पोटाशियम जो है वो इफ्लक्स होता है टू मेंटेन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड पोटाशियम क्वांटिटी। एंड अगर जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो अगर पोटाशियम ना हो और हाइपरपोलराइजेशन स्टेट को वो कंप्लीट ना करे तो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। ठीक है, फिर बाकी जो मैंने टेबल बना के बताया वो हाइपो एंड हाइपर का बताया कि उसके अंदर क्या क्या था कि हाइपो अगर कैल्शियम है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है, एंड पोटाशियम अगर हाइपर है तो एक्साइटेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और इसी तरह कैल्शियम अगर हाइपो में है तो डायस्टोलिक अरेस्ट है, एंड पोटाशियम अगर हाइपो में है तो सिस्टोलिक अरेस्ट है। ठीक है, बाकी जो हाइट एंड इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल इज बाय द सोडियम। ठीक है, हाइट इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल इज बाय द सोडियम। ठीक है, तो ये चीजें ठीक है कुछ मैम। याद करने वाली है। ठीक है, बाकी मैं वो ग्रुप में ये जो कुछ पिक्चर्स हैं ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी आप लोगों को, ताकि वो ये डिवाइस करने में भी आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टिश्यू सेल्स के बारे में कि जो स्केलेटल सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो कार्डियक सेल्स हैं उनके अंदर आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे पास जो चल रहा होता है सारा प्रोसेस, उसको एक दफा देखेंगे। जो एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल के अंदर जो जनरेट होता है और उसके बाद जो है वो उसमें क्या क्या रिलीज होता है और क्या कुछ होता है वो उसमें एक दफा देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रफी का ही मैंने टेबल आप लोगों के लिए रखे क्योंकि इट्स बेस्ट टेबल डिफरेंस के लिए, कि इसमें सारा डिफरेंस उन्होंने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और यही एमसीक्यूज आते हैं बार बार। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कि स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स आर बोथ स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं दैट इज द नॉन स्ट्राइटेड मसल। और वॉलंटरी मूवमेंट सिर्फ स्केलेटल मसल करता है। कार्डिक मसल ऑर्गन्स के अंदर एंड स्मूथ मसल्स जो भी ऑर्गन्स के अंदर होते हैं दे आर ऑलवेज इनवॉलंटरी, ठीक है। और इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं ये कार्डिक मसल्स का एक फीचर है, इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। कार्डिक मसल के फीचर में आ जाती है ये इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो वेरी रैपिड स्केलेटल की होती है, फिर रैपिड होती है और स्लो कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा होता है, स्केलेटल मसल होता है। और जो कार्डिक मसल और स्मूथ मसल है दे आर ओनली नॉन यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। स्केलेटल और कार्डिक मसल में जो है वो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम जाके बाइंड करती है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ मसल होता है उसमें कॉलमोडेलिन बाइंड करती है। यहाँ पे बाज दफा एमसीक्यू जो स्केलेटल मसल का कैल्सिक्वेस्ट्रिन का भी आता है कि कैल्शियम जो है वो कैल्सिक्वेस्ट्रिन के साथ होती है, ठीक है, उससे बाइंड करती है। इटसेल्फ वो कैल्सिक्वेस्ट्रिन से बाइंड तो नहीं करती, लेकिन बाइंड वो ट्रोपोनिन सी के साथ ही करती है। ये मैं आपको पिक्चर अभी दिखा देती हूँ। लेकिन बाज दफा एमसीक्यूज में स्केलेटल मसल में कैल्सिक्वेस्ट्रिन का भी वो नाम लेता है कि वो उस प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर स्केलेटल मसल्स में आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स में भी टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स में टी ट्यूब्यूल्स नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा एक्टिन एंड मायोसिन सार्कोमेयर्स से जो रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोसेस पूरा चल रहा होता है, ठीक है, वो स्केलेटल मसल में होता है, कार्डिक मसल में भी होता है। लेकिन स्मूथ मसल में क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन नॉट ऑर्गेनाइज इनटू सार्कोमेयर, ठीक है। और वो होमोजेनस लगते हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड नहीं होते, वो होमोजेनस लगते हैं, इसलिए उसमें वो सार्कोमेयर में अरेंज नहीं होते, ठीक है। तो इसमें जो एमसीक्यूज बार बार जो पूछते हैं दैट इज द स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल का डिफरेंस, या कार्डिक मसल स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल का डिफरेंस, ठीक है। बाज दफा जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस के हिसाब से एमसीक्यूज आते हैं, कुछ इंटरकलेटेड डिस्क के हिसाब से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ये कॉल मॉडलिन एंड कैल्सिक्वेस्ट्रिन जो कि स्केलेटल मसल में मैंने आपको बताया वो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। बाकी जो स्केलेटल मसल है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, और इन दोनों के कार्डियक एंड स्मूथ के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने स्केलेटल मसल का ही पढ़ा, तो स्केलेटल मसल का ही ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो फीचर्स हमें जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये कैसे वो एक एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो क्या होता है, ठीक है। जब ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जो ये प्री साइनेप्टिक एरियाज होते हैं, यहाँ पे ये जो है वो कैल्शियम होता है। प्री साइनेप्टिक एरियाज में जो कैल्शियम अंदर आ रहा होता है और उससे एसिटाइलकोलिन वेजल्स बनते हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो जाता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। जब ये एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से आके अटैच होता है मोटर एंड प्लेट पे, तो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल ओपन्स द प्री साइनेप्टिक वॉल्टेड कैल्शियम चैनल इंक्लूजिंग एसिटाइलकोलिन रिलीज। एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, अब पोस्ट साइनेप्टिक चैनल्स पे क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स पे जाके मोटर एंड प्लेट पे बाइंड कर गया। अब थर्ड पे क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन ट्रेवल्स ओवर द इंटायर मसल सेल एंड डीप इनटू द मसल वाया द टी ट्यूब्यूल्स। अब ये जो टी ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है, इसमें डीपोलराइजेशन यहाँ तक गई और एंटायर मसल सेल को जो है उसने एक्टिवेट किया। अब फोर्थ नंबर पे क्या हुआ, ये फोर्थ नंबर पे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन ने क्या किया, उसने इंड्यूस किया, ठीक है,
वोल्टेज सेंसिटिव जो ये DHPR लिखा हुआ है, ठीक है, ये DHPR डाइहाइड्रोटोआइयोडीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। जब ऊपर से वोल्टेज आ रही होती है डिपोलराइजेशन स्टेट में, तो ये जो है ये इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इट्स मैकेनिकली कपल्ड रैनोडीन रिसेप्टर्स, इसके जो रैनोडीन रिसेप्टर्स हैं ये वाले जो मैकेनिकली इसके साथ कपल्ड होते हैं DHPR के साथ, ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम रिलीज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, जिसको बफर कौन करता है, कैल्सिक्वेस्टिन, ठीक है, कैल्सिक्वेस्टिन इनटू द साइटोप्लाज्म उसको बफर करता है, ठीक है। लेकिन बाद दफा MCQs बोलते हैं कि वो बाइंड किससे करता है, तो कैल्सिक्वेस्टिन उसकी बफरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब ये जो रैनोडीन रिसेप्टर्स हैं, इन लोगों ने कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा कि कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो कैल्शियम को बफर किया कैल्सिक्वेस्टिन ने इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर रहा था, ये नीचे अब आ जाए कुछ पॉइंट फिफ्थ पे। ट्रोपोमायोसिन जो है वो ब्लॉक उसने किया हुआ था मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन फिलामेंट पे, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया हुआ था। क्या हुआ कि जो रिलीज्ड कैल्शियम था, ये कैल्शियम उड़ता फिरता आ रहा है ये, ठीक है, ये जो रिलीज्ड कैल्शियम था जिसने क्या किया, ये ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड किया, ये TNC लिखा हुआ है ट्रोपोमाइसिन के ऊपर, ये एक छोटा सा TNC पड़ा हुआ है, इसने ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड किया, शिफ्ट किया ट्रोपोमाइसिन को, एक्सपोज कर दिया माइसिन बाइंडिंग साइट को, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन बैठा हुआ था, और उसके ऊपर एक छोटी सी प्रोटीन थी, दैट इज द ट्रोपोनिन C, कैल्शियम ट्रोपोनिन C पे आके लगा, उसने ट्रोपोमायोसिन को कहा कि साइड पे हो, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिव एक्सपोज हुई, और एक्टिन और मायोसिन का जो है वो कनेक्शन हुआ। अब क्या हुआ कि मायोसिन हेड बाइंड्स कर गया स्ट्रॉन्गेस्ट टू द एक्टिन, और इससे जो है वो ADP रिलीज हो गया, ठीक है, क्रॉस ब्रिजिंग होगी। क्रॉस ब्रिजिंग होने के बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक्स फोर्स इज प्रोड्यूस एज द मायोसिन पुल्स ऑन द थिन फिलामेंट, ठीक है। अब इसके अंदर अब क्या क्या होगा, यहाँ पे एक जो है ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब थिक एंड थिन फिलामेंट्स में क्या क्या होगा, आपके पास शॉर्टनिंग किस किस की होगी, H एंड I बैंड की शॉर्टनिंग होगी, H दो सार्कोमेयर्स के दरमियान एक ये Z लाइन है, ठीक है, दो सार्कोमेयर्स के दरमियान, बीच में ये M बैंड होता है, और ये H बैंड की एक लाइन होती है सिंपल, उसकी मैं अलग से आपको पिक्चर अभी दिखा देती हूँ। H और I बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएंगे मसल में बिटवीन Z लाइंस, ठीक है। हाई आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स, ठीक है, तो Z लाइंस के दरमियान जो H एंड I बैंड है वो शॉर्टन हो जाएंगे। A बैंड नॉर्मल रहता है, ठीक है, A बैंड ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज सेम इन द लेंथ जो रहता है वो A बैंड रहता है, ठीक है। और ADP रिलीज होगा, फिर जब नया ATP मॉलिक्यूल बनेगा तो डी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है, कैल्शियम वापस चली जाएगी, सारा कुछ जो है वो रीअपटेक ऑफ कैल्शियम बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो जाएगा, और ये दोबारा से जो है वो नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि क्या प्रोसेस होता है, कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन C, ट्रोपोमाइसिन हटता है, वो बाइंडिंग होती है, फिर उसके बाद ये पावर स्ट्रोक के अंदर हमने देखा कि H एंड I बैंड शॉर्टन हो जाते हैं, और इसके अलावा A बैंड जो है वो बिल्कुल ऑलवेज इन द सेम लेंथ रहता है, ठीक है। और सार्कोमेयर भी शॉर्टन होता है बिटवीन द टू Z लाइंस, एक सार्कोमेयर है वो भी शॉर्टन हो जाता है। तो जो मेनली शॉर्टन चीजें हैं वो H एंड I बैंड की हैं, सार्कोमेयर है इटसेल्फ, लेकिन जो A बैंड है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये MCQs आपके आते रहते हैं आगे पीछे MCQs, तो ये याद रखिएगा कि क्या क्या शॉर्टन होता है और क्या क्या जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज की समझ आ गई है, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का पूछने वाला? जी, क्या बात है आज? मैम मैम टी ट्यूब्यूल्स को बता दें, टी ट्यूब्यूल्स कैसे काम करती हैं। अच्छा, वो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर ये होता है कि मुश्किल है, ये एक्शन पोटेंशियल वही रिवाइज करें जो कभी हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था इसी को ही रिवाइज किया मैंने तो। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो ये डिपोलराइजेशन स्टेट जब आती है ना, तो ये करंट जाती है टी ट्यूब्यूल्स में,
वहां पे क्या होता है कि ये DHPR जो डाई हाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स होते हैं, ये वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स होते हैं, ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिव। ऊपर से डिपोलराइजेशन की करंट आ रही होती है, वोल्टेज आ रहा होता है, ठीक है। ये एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये अपने रायोडिन रिसेप्टर्स जो होते हैं इनको एक्टिवेट करते हैं, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर्स हैं मेनली। और फिर उसकी से क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज होना होता है, जिसको बफर कौन करता है, कैल्सिक्वेस्ट्रिन। फिर कैल्शियम रिलीज होता है और फिर वो सारा आगे से प्रोसेस, ठीक जी है। ठीक है मैम। जी मैम, बहुत को एमसीक्यूज में ये पूछते हैं कि एक्टिन और मायोसिन में कितने फिलामेंट्स होते हैं या कितनी ट्यूब्स ओवरलैप होती हैं, ऐसा कोई होता है इनमें एक्टिन और मायोसिन में? कितने तो नहीं पूछते, थिक एंड थिन फिलामेंट्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स के पूछते हैं कि जो थिन फिलामेंट्स हैं वो थिक फिलामेंट्स के साथ किस तरह अटैच होते हैं। मायोसिन के मेनली थिक फिलामेंट्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है, और थिन फिलामेंट्स। बाज दफा ये पूछते हैं कि जो ए बैंड है और ये जी लाइंस के अंदर या ए बैंड्स में कितने थिन फिलामेंट्स हैं कितने थिक फिलामेंट्स हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी पिक्चर के, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स ए और जी बैंड्स में और कितने। मैम इनकी 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 अटैचमेंट कैसे होती है, जो जैसे कंट्रैक्शन जब हुआ है, जैसे इस पिक्चर में इन्होंने दिखाया हुआ है कि इनकी अटैचमेंट किस चीज की अटैचमेंट से होती है, जब और प्रोटोटाइप, डिटैचमेंट ये जो मैं ये जो आपका साइकिल है, इसमें दो पिक्चर्स है ना पैरेलल हॉरिजॉन्टल व्यू में। ये वाली आप दोनों कह रही जी मैम। है, इसके अंदर ये है कि जो एक्टिन है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ फिर उसकी अटैचमेंट हो जाती है। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा वो याद करने वाली तो जरूरत नहीं है, लेकिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन पे, ठीक है, जिसको कवर किया जाता है। जब वो रिमूव हो जाती हैं तो एक्टिन के जो थिन फिलामेंट्स हैं दैट इज अटैच विद द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, और ADP उसमें रोल अपना और प्ले। मैम वो साइट्स कवर ट्रोपोमायोसिन से होती हैं? हाँ, जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो हट जब जाता है तो वो साइट प्रोमिनेंट हो जाती है, फिर उधर जाके वो अटैच हो जाता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन थैंक जो यू है ना मैम। वो टॉप ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन बैठा हुआ है, और जब वो हटेगा तो फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मोटर एंड प्लेट की फिजियोलॉजी भी जरा बता दें तो मैं। मोटर एंड प्लेट पे मोटर एंड प्लेट पे आपको एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स मिलेंगे। जब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इसके साथ आके एसिटाइल कोलिन इटसेल्फ बाइंड कर जाएगी तो मोटर एंड प्लेट पे डिपोलराइजेशन जो एक्शन पोटेंशियल का है वो शुरू हो जाएगा। डिपोलराइजेशन से क्या होगा, वोल्टेज आगे की तरफ ट्रांसफर होगा और फिर टी ट्यूब्यूल्स पे एक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो मोटर एंड ब्लेड का असल में जो रोल ही है वो जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल में है, जब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाता है। और ये स्मूथ और स्केलेटल मतलब दोनों में होता है? नहीं, ये स्केलेटल मसल्स की बात है, ठीक है। स्मूथ मसल्स में आपको पता है कि स्मूथ मसल्स का मैं डिफरेंस आपको भी पहले करवाया है कि स्मूथ मसल में ऐसा कोई खास वो नहीं होता, ठीक है। स्मूथ मसल में ना टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ना एक्टिन एंड मायोसिन को इतनी ऐसी बाइंडिंग होती है। तो उसके अंदर जो है ना स्मूथ मसल की और बात होती है, उसके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चलता, स्केलेटल मसल में चलता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के अंदर ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं ए बैंड और एच बैंड और जी लाइन एक दफा दिखा देती हूँ, जिसमें आप लोगों को पता चल जाए कि अच्छा, अब इसके अंदर ये देख रहे हैं इस पिक्चर में आप, ये दो जी लाइंस हैं, दैट इज द बिटवीन जी लाइंस के अंदर सार्कोमेयर का एक ये पूरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। मिड लाइन जो एक बन रही होती है दैट इज द एम लाइन, और ए बैंड जो है वो मेनली एरिया कवर करता है, जो पिछली पिक्चर में भी वो ग्रे सा शो कर रहा था वो ए बैंड था। अब ए बैंड में आप ये देख रहे हो कि ये थिक फिलामेंट्स हैं येलो कलर के, और बीच में ये थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं। तो ए बैंड इज मेजरली कंसिस्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स एंड द पॉइंट सम पॉइंट ऑफ द थिन फिलामेंट्स जो के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन होते हैं, और मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। ये MCQs आता है जिसमें ए बैंड की थिक एंड थिन फिलामेंट की कंसिस्टेंसी का पूछा जाता है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो आई बैंड,
ठीक है, आई बैंड जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है जब ये सब कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो क्या होगा, आई बैंड डिसअपेयर हो जाएगा, लेकिन ए बैंड जो है वो अपनी पोजीशन में उसी तरह ही रहता है। ए बैंड ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम लेंथ, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम लेंथ इज ए बैंड। और शॉर्ट्स कोन्स एच एंड आई बैंड जो होता है वो कंप्लीटली जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ये शॉर्टन्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो जी डिस्क है वो भी शॉर्टन हो जाती है। तो ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जो ये मायोसिन है, ठीक है, इसकी जो प्रोटीन है वो टाइटिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मायोसिन इज द थिक फिलामेंट, एक्टिन इज द थिन फिलामेंट। और एक्टिन के ऊपर ही ये ट्रोपोमायोसिन की स्पेस है जिसने मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी, जो ट्रोपोनिन सी जिसे हम कह रहे होते हैं, ट्रोपोनिन सी भी एक्टिन के ऊपर ही एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर कैल्शियम ने आके लगना होता है, ठीक है। और ए बैंड, इस पिक्चर में एच बैंड नहीं है, वो मैं एच बैंड वाली भी दिखा देती हूँ, एक मिनट। ए आई एंड जी लाइन में मैंने सर्च किया ना तो एच बैंड उन्होंने दिखाया है मेरे को। ये लो, ठीक है, इस पिक्चर में अब ये एच है, जो एच भी डिसअपेयर हो जाता है, आई भी शॉर्टन हो जाता है, एच तो वैसे कंप्लीटली ही डिसअपेयर हो जाता है, ए अपनी पोजीशन नॉर्मल रखता है, और जी भी शॉर्टन हो जाता है। और ये दो जी लाइंस के दरमियान एक सार्कोमेर है, ये इस पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है। दो जी लाइंस के दरमियान एक सार्कोमेर है, बीच में एम लाइन है, इसे एच जोन कहते हैं, ए बैंड है और आई बैंड है, ठीक है। सही है, ओके, समझ आ गई अब। यही एमसीक्यूज आते हैं, और ये एमसीक्यूज आपको एसकेएस में भी मिलेंगे, इसी तरह के एमसीक्यू, ठीक है। लेकिन आपको नो हाउ होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है और किसने किधर बाइंड करना है, ठीक है, फाइन, ओके, ओके, चलो सही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि हमारे पास जो तीन सेल्स हैं, दैट इज स्मूथ स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने पढ़ना है दैट इज द ऑर्गेनेलिज मेनली, ठीक है। ऑर्गेनेलिज के अंदर हमारे पास याद रखना है, ऑर्गेनेलिज में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं जो हमने करनी होती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज है उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी ऑपरेटस है, पेरोक्सिसोम, इसके अलावा सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक है। तो ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है वो अब याद करने वाली थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है स्टीरॉइड्स, ठीक है। स्टीरॉइड्स, वो स्मूथ होता है तो वो स्टीरॉइड्स बनाता है, इसके अलावा लिपिड्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या बनता है, स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाई डोज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में, अगर हाई डोज दी जाए, हाई डोज अल्कोहल ली जाए, हाई डोज अल्कोहल, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हाई डोज अल्कोहल के लिए रोल प्ले करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इससे ओरिजिनेट करते हैं पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स इसके, ठीक है, इससे ओरिजिनेट क्या करते हैं, पेरोक्सिसोम्स, ये भी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, ठीक है। जब पेरोक्सिसोम्स इससे ओरिजिनेट करेंगे तो पेरोक्सिसोम्स इटसेल्फ क्या करेंगे, पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो लो डोज अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेंगे, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हैं तो ये लो डोज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में ये काम करेंगे, ठीक है। तो हाई डोज डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगी हमारे पास एसईआर, और लो डोज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास काम करेगी पेरोक्सिसोम। इसके अलावा पेरोक्सिसोम के अंदर हमारे पास मिलते हैं आपको ऑक्सीडेज NH2O2 या कैटालेज, ठीक है। जो अगर एमसीक्यूज आए कि ऑक्सीडेज H2O2 या कैटालेज जो है वो किस में मिलता है, तो वो हमारे पास जो है वो पेरोक्सिसोम्स में मिलता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है।
H2O2, इसी के O से याद कर लें ऑक्सीडेज, ठीक है, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ठीक है, ऑक्सीडेज प्लस कैटालेज, ठीक है। तो किससे शुरू किया है? SCR से मैंने बात शुरू की, जो स्टेरॉइड्स बनाता है और लिपिड्स बनाता है और हाइड्रोज अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। SCR से ओरिजिनेट क्या करती हैं? पेरोक्सिसोम, वो हाई डोज अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये लो डोज डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये इसके जो है इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, SCR की। फिर पेरोक्सिसोम्स में क्या मिलता है? हमें H2O2 मिलता है, ऑक्सीडेज मिलता है, कैटालेज एंजाइम्स मिलते हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम क्या करते हैं? जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, उसकी भी ऑक्सीडेशन करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को भी यहीं पे इसके साथ ही लिख लो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कौन करता है? पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो तीन चार चीजें होंगी। पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम्स के MCQs आते हैं, पेरोक्सिसोम में लो डोज अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ जो ऑक्सीडेशन है उसकी, वो पेरोक्सिसोम में MCQs आता है, ठीक है। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का पूछा जाए तो उसके अंदर आपने जो है वो प्रेफर किसको करना है? राइबोसोम को, ठीक है, राइबोसोम को। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर मैं प्रेफरेंस पूछूं, दैट इज द राइबोसोम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दो